नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में देते हुए आपको 1-to-1 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये हमारा हमारा कुछ लेक्चर्स, जो भी महत्वपूर्ण लेक्चर्स हमें लग रहे हैं, उन लेक्चर्स से संबंधित ये सेशन लगातार चल रहा है। और उसी सेशन के दौरान आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैबरमास से संबंधित है। हैबरमास एक 9 मार्क्सवादी विचारक थे। और उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उनकी अवधारणाएँ हैं। स्पेशली एक क्रिटिकल थिंकर्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। और क्रिटिकल थिंकर्स होने के नाते इन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन पर इन्होंने बात की थी। तो आज हम उसी के बारे में बृहद रूप से जानेंगे। वैसे आपको मटेरियल यहाँ पर तो थोड़ा संक्षिप्त है, लेकिन उनको मैं एक बृहद रूप से समझाने का प्रयास मैं करूँगा। और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और जो भी हमारा एग्ज़ाम है किसी प्रकार का, चाहे यूपीएससी का हो या पीजीटी का हो, और साथ ही हमारा नेट का पेपर जैसा कि जल्द ही होने वाला है या बिल्कुल नज़दीक है, तो उसको भी ध्यान में रखकर ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पूर्व भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। लगभग 250 वीडियो हैं, वो प्लेलिस्ट में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और जो नए हैं उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको 1-to-1 वीडियो मिलता रहे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और भी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल सोशियोलॉजिकल वर्ड के नाम से है। ठीक है। आप उस पे जाके टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा, सोशियोलॉजिकल वर्ड के नाम से है। और इस पे आप जाके जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी पर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो चाहे जीएस से संबंधित हो या समाजशास्त्र से। ठीक है। यानी जीएस इसलिए दिया रहा है क्योंकि यूपीएससी को टारगेट किया रहा है, और यूपीएससी के जो भी पार्ट है वो आपके नेट के पेपर में भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो जॉर्गन हैबरमास, तो जॉर्गन हैबरमास एक क्रिटिकल थिंकर्स के रूप में जाते हैं। क्रिटिकल थिंकर्स उन्हें नाम इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने मार्क्सवाद और विशेष रूप से मार्क्स के जो विचार थे उनके विचारों का क्या किया, इन्होंने खंडन किया। और खंडन करने के पश्चात उन्हें एक पूर्ण रूप से उन्हें स्वीकार न करके, उनकी जो भी कमियां थीं उनके विचारों में, उन विचारों में संशोधन करके उन्हें एक नए ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। ठीक है। अब हैबरमास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों को भी आप लिखते रहिए और जानते रहिए। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशियोलॉजिकल थियरी है। इसके साथ साथ रीडिंग इन सोशल थियरी, इसके साथ साथ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर, थियरी एंड प्रैक्टिस, और सबसे महत्वपूर्ण द थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि कम्युनिकेटिव एक्शन, ये सब सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग जो पॉइंट हमने लिखा है उन पॉइंट को मैं पढ़ता हूँ, और पॉइंट के आधार पर जो उससे संबंधित जो भी पार्ट है या जो भी व्याख्या है उसको मैं आपको उसको व्याख्या में करता रहूँगा। ठीक है। तो पहला जो इसमें पॉइंट है, देखिए, विवेचनात्मक सिद्धांतकार। यानी इन्हें विवेचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है। विवेचनात्मक इस संदर्भ में कि इन्होंने जो संचारात्मक क्रिया सिद्धांत है, उस संचारात्मक क्रिया के सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने मार्क्स के जो भी विचार थे उन विचार को आधार बनाया, और फिर उन्हें नए ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। मैं आपको यहाँ पर संचारात्मक क्रिया, जो इन्होंने संचारात्मक क्रिया सिद्धांत है, इसे समझने के लिए या संचारात्मक क्रिया सिद्धांत को समझने के लिए इसके विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। ऐसा मानना है कि इन्होंने संचारात्मक क्रिया सिद्धांत में सर्वप्रथम क्या किया कि इन्होंने संचारात्मक क्रिया के प्रकार बताए। संचारात्मक क्रिया होता क्या है ये भी आप यहाँ जान लीजिए। संचारात्मक क्रिया यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, और वो अंतःक्रिया जो एक कहेंगे कि जो संचारात्मक रूप से हो। संचार मतलब कुल मिला के ये बोल सकते हैं उसमें प्रतीकों, भाषा का प्रयोग हो, वो क्रिया क्या कहलाती है, संचारात्मक क्रिया कहलाती है। संचारात्मक क्रिया के इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि संचारात्मक क्रिया के कितने प्रकार हैं। तो पहला इनका जो प्रकार है, इन प्रकार को एक कोड के माध्यम से आप भी ध्यान रखिएगा। कोड इनका ये है कि TND से, देखिए मैंने लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म में, इससे आपको चारों प्रकार नाम याद रहेगा। तो TND से, टी से क्या होता है, टेलियोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल एक्शन। दूसरा है नॉर्मेटिवली एक्शन। डी से है ड्रामेटोलॉजिकल एक्शन। और लास्ट है यानी फोर्थ कम्युनिकेटिव एक्शन।
ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि उद्देश्यात्मक जो क्रिया है, उद्देश्यपरक जो क्रिया है, वो क्रिया होती क्या है? एक्चुअली जो ये क्रिया होती है, ये साधन और साध्य बेस्ड होती है। यानी इसमें जो व्यक्ति होता है वो क्रिया कर रहा होता है, तो उसकी जो उस क्रिया करने के दौरान जो साधन प्रयोग करता है वो निश्चित होते हैं और एक कहेंगे कि टारगेट बेस्ड होते हैं, जो जो टारगेट को अचीव करने में उसे मदद करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसका आप समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी व्यक्ति अच्छे अंक से पास होना चाहता है, तो पास होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? चीटिंग उसका क्या होगा माध्यम? ये गलत माध्यम होगा। लेकिन वो अगर वो कठिन परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम करता है, तो उसका क्या हो जाएगा? वो साधनात्मक उसका साधन हो जाएगा, यानी सही साधन होगा। तो यहाँ पर जो साधन होता है वो भी सही होता है, इसके आधार पर उसका जो अचीविंग है, यानी जो अचीविंग पार्ट है वो उसको अचीव हो जाता है। तो ये होता है उद्देश्यपरक क्रिया। आगे दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है मूल्यात्मक, यानी नॉर्मेटिवली एक्शन। ये क्या होते हैं? ये जो क्रिया होती है ये मूल्यों से प्रभावित होते हैं, यानी समूह या समाज के द्वारा जो जिस क्रिया को मान्यता प्राप्त होती है, उस क्रिया को के आधार पर व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, उसे कहते हैं मूल्यात्मक क्रिया। तीसरा प्रकार क्या है? अभिनय शास्त्रीय क्रिया, डेमेट्रोलॉजिकल क्रिया होती है। ये क्रिया जो होती है इसमें व्यक्ति अपने व्यवहार कौशल के आधार पर क्रिया करता है, ठीक है। संचारात्मक क्रिया क्या है? ये क्रिया क्या होती है? इसमें ये क्रिया भाषा और प्रतीकों की, मैंने आपको पहले बताया था, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से जो क्रिया होती है उसे कहते हैं संचारात्मक क्रिया। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्रकार इसके संबंधित याद हो गए। ये डायरेक्ट भी आते हैं और इससे आपको जो इसकी व्याख्या थी वो भी आपको यहाँ पर लिख लेना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने बुद्धि संगतता की भी बात की है। जैसा कि बुद्धि संगतता के बारे में अगर बात आती है, रेशनैलिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी की चर्चा मैक्स वेबर के संदर्भ में होती है। जनरली उनका जो वर्सतेहन मॉडल है, ये वर्सतेहन यानी समझ या अंडरस्टैंडिंग बोलते हो आप, उसी का वही है ये बुद्धि संगतता। बुद्धि संगतता का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये हैबरमास एक्चुअली मैक्स वेबर से ही प्रभावित होकर इन्होंने बुद्धि संगतता का सिद्धांत दिया था। और बुद्धि संगतता सिद्धांत इनके हैबरमास के जो उद्देश्य परक जो क्रिया है उससे संबंधित है। इसमें कहते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है वो तर्कपूर्ण ढंग से कार्य करता है, यानी जो क्रिया में वो साधन प्रयोग करना है उसे उचित साधन प्रयोग करता है, और उचित साधन के आधार पर उचित लक्ष्य उसे क्या करते हैं, या एक जो वांछित लक्ष्य है उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये बुद्धि संगतता है। आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरी उदाहरण आदर्श कथन समुदाय। आदर्श कथन, आइडियल स्पीच कम्युनिटी, इसे बोलते हैं आइडियल स्पीच कम्युनिटी। आइडियल स्पीच कम्युनिटी क्या होती है? एक्चुअली आप लोग यहाँ पर जो ये समुदाय है, ये समुदाय को एक जो कॉमन जो समुदाय होता है उससे संबंधित, आप उससे थोड़ा हट करके ये समुदाय है। एक्चुअली जो ये समान भाषा भाषियों वाले लोगों का समूह होता है आदर्श कथन समुदाय। इसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं पाई जाती है व्यक्तियों के बीच में इस समुदाय के अंतर्गत। और ये इस समुदाय के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैबरमास ने बताई है। जैसा कि 3 प्रकार की शर्तें हैं, वो भी आपको जानना आवश्यक है। 3 प्रकार की शर्तें आप लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे होंगे, और नहीं तो सुन रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली उनकी क्या है शर्त? कि ये सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित होती है, यानी सांस्कृतिक परंपरा से संबंध होगा, ये सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान होगा इस समुदाय के लोगों को, तब वो समुदाय में शामिल हो सकता है। दूसरा ये है शर्त कि उसे जो भी उन समुदाय के लोग जो होते हैं उनमें सामंजस्य स्थापित हो, यानी सब में हम की भावना, आप बोल सकते हैं हम की भावना प्राप्त हो। तीसरा इन्होंने बताया कि लोग इस प्रकार लोगों का जो व्यवहार है और लोगों को अपने व्यवहारों के संबंध में चेतना लोग चेतित हों, यानी उन्हें सामान्य और असामान्य व्यवहार के बीच में अंतर की जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, ये चीज़ें होता है। तो इससे ये सब सारी गुणों पर आधारित जो लोगों का समूह होता है, वो समूह मिलकर क्या बनाता है? आदर्श कथन समुदाय बनाता है। ये आदर्श कथन समुदाय अभी आगे आपको मैं पब्लिक स्फीयर समझाऊंगा, तो वो इसी से ही संबंधित है। ठीक है, ये हम आपको अन्य वीडियो में समझा देंगे, लेकिन यहाँ पर ही एक काम करते हैं, यहीं पे आप ये भी समझ लीजिए कि आदर्श कथन जो समुदाय है वो एक प्रकार का पब्लिक स्फीयर, जो आपने पब्लिक स्फीयर पढ़ा है, सार्वजनिक क्षेत्र, वो यही है समुदाय। इस समुदाय के लोग क्या करते हैं?
छोटी मोटी जो भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये सब सारे सामुदायिक रूप से जुड़े होते हैं, सारे समान भाषा भाषी के लोग होते हैं, किसी प्रकार की समानता असमानता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी समान समान सभी लोग समान होते हैं, समान अधिकारों से संबंधित होते हैं। इस समुदाय के लोग जो होते हैं इन्हें हम नगर नागरिक समाज या एनजीओ जैसे शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं इन समुदाय के लिए। ये समुदाय क्या होते हैं, ये छोटी मोटी जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उन समस्याओं को लेकर लिए अपनी आवाज़ को उठाते हैं और उसके निराकरण करने का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। ये आदर्श कथन समुदाय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इनका जो पार्ट है संचारात्मक क्रिया के सिद्धांत में, वो है इनका समाज का वर्गीकरण। आपको ये भी पता होगा कि समाज का वर्गीकरण कार्ल मार्क्स के अनुसार 4 प्रकार की है मुख्य रूप से। उसी प्रकार हैबरमास ने भी 4 प्रकार के समाजों की बात बताई है। ये आप नेट के पेपर में देखिएगा, आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा। पहला क्या है प्रकार, आदिम समाज, दूसरा है परंपरात्मक समाज, और तीसरा है पूंजीवादी, और चौथा है उत्तर पूंजीवादी समाज। ये जो समाज हैं, इन समाज का निर्माण कैसे हुआ? एक्चुअली जो आदिम समाज है, वो आदिम समाज नातेदारी व्यवस्था इसमें प्रमुख होती है। परंपरात्मक समाज, ये परंपरात्मक समाज जाति बिरादरी और गाँव के प्रभुत्व की गतिविधियों से निर्मित होता है परंपरागत समाज। और पूंजीवादी समाज किससे संबंधित होता है? ये पूंजीवादी समाज आर्थिक विनिमय पर आधारित चलता, ये आर्थिक विनिमय या राज्य के कॉन्सेप्ट से संबंधित होता है। और उत्तर पूंजीवादी समाज देर से आए हुए पूंजी समाज का भाग है, उत्तर पूंजीवादी समाज। ये 4 प्रकार के समाज हैं। समाज के आधार पर अगर हम कार्ल मार्क्स को और हैबरमास को अगर तुलना करें, तो ये अंतर आता है कि हैबरमास सामंतवादी समाज की बात नहीं करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स सामंतवादी समाज की बात करते हैं। आपको जब भी आपके प्रश्न आता है, प्रश्न आ चुका है, पूछता है कि हैबरमास ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की बात नहीं की, तो वहाँ पर सामंतवादी समाज डाल देता है। और सामंतवादी समाज को अगर आप टिक करते हैं तो आपका गलत हो जाता है। कई लोगों ने टिक किया था, इसके गलत हो गया था। तो सामंतवादी समाज की बात हैबरमास नहीं करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स करते हैं। इस आधार पर समाज के संदर्भ में अंतर आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वर्ग के संदर्भ में क्या विचार है हैबरमास का? एक्चुअली इन्होंने वर्ग के निर्माण के लिए इन्होंने संचार को बताया। यही जो संचारात्मक जो क्रिया है, उसके आधार पर वर्ग का निर्माण होता है, यानी संचार को मुख्य जिम्मेदार माना। अब इसी को अगर हम कंपेयर करके कार्ल मार्क्स के संदर्भ में देखें वर्ग का, तो वर्ग के निर्धारण का या वर्ग का कारण या वर्ग के निर्माण का कारण क्या उन्होंने बताया था? आर्थिक संरचना या अर्थव्यवस्था को कारण माना था। इस आधार पर आप अंतर कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट इसमें पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ये है संचार और परिवर्तन। हैबरमास कहते हैं कि समाज में जो बदलाव होता है वो संचार से, यानी कम्युनिकेशन से क्या होता है? बदलाव होता है। अगर और कहते हैं कि समाज को अगर बदलना है तो संचार को बदल दीजिए, तो समाज बदल जाएगा। इसी के विपरीत अगर हम मार्क्स की बात करें, तो मार्क्स क्या कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक संरचना है, वो समाज में परिवर्तन के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। अगर आर्थिक संरचना में परिवर्तन होता है तो समाज में भी बदलाव होता है। आपने उनके समाज में बदलाव को आपने देख ही लिया था कि आदिम साम्यवादी समाज से शुरू होता है, और वो प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज, और आगे चल के ऐसे समाज यानी साम्यवादी समाज की कल्पना की जाती है। तो ये इसमें कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? आर्थिकी, यानी अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या है? संचार। ओके, समझ में आ गया होगा। ये आप तुलनात्मक रूप से जानिए दोनों के संदर्भ में। रोजमर्रा की दुनिया यानी लाइफ वर्ड। अब कार्ल मार्क्स हैबरमास के अनुसार लाइफ वर्ड होता क्या है? एक्चुअली जो लाइफ वर्ड होता है हैबरमास के अनुसार, इन्होंने कहा कि जो रोजमर्रा की जो दुनिया है, वो रोजमर्रा की दुनिया समाज की प्रक्रियाओं की व्यवस्था है, और इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करते हैं? परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। और इसके निर्माण के लिए इन्होंने जो आदर्श कथन समुदाय के लिए जो निर्माण की जो आधार बताए थे, वही आधार रोजमर्रा की दुनिया के निर्माण के लिए भी आधार इन्होंने बताए हैं हैबरमास ने। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं प्रकार है संचार और प्रभुत्व, यानी कम्युनिकेशन और प्रभुत्व। हैबरमास के अनुसार, जैसा कि हैबरमास को पढ़ें, तो हैबरमास के अनुसार ये कहते हैं कि जो समाज है, समाज में जो प्रभुता है, वो प्रभुता भाषा के ज्ञान के आधार पर होते हैं। यानी जिसको भाषा का अच्छी जानकारी है, भाषा का ज्ञान है, उसका समाज पर प्रभुत्व अधिक होता है, और कम वाले का कम होता है। इस आधार पर समाज का
समाज का जो एक कहेंगे बँटवारा है, वो बँटवारा संचार यानी भाषा के ज्ञान के आधार पर होता है, समानता और असमानता के। तो उसी प्रकार अब इसी प्रकार आप देख लेते हैं, अगर तुलनात्मक रूप से मार्क्स को देखिए, तो मार्क्स किसकी प्रभुता के लिए ज़िम्मेदार किसे मानते हैं? जो व्यक्ति सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर यानी उत्पादन विधि पर प्रभुता स्थापित करता है, वो समाज में क्या होता है, उसकी उसकी जो प्रभुता होती है वो अधिक होती है, और इसके आधार पर ही समाज संचित वर्ग और वंचित वर्ग में क्या होता है, बँटता है। ये कार्ल मार्क्स का था, और यहाँ पर ये संचार यानी संचार में भाषा के ज्ञान को क्या करते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं प्रभुता के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इनका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ये है कि सामाजिक गति और संघर्ष। इसके संदर्भ में ये इनका स्टेटमेंट है कि समाज में जो गति है, वो गति गति संघर्ष संघर्ष उत्पन्न होता है, वो संचार के संदर्भ में होता है संघर्ष। यानी संघर्ष तकनीकी जो कुशलता है, वो उसके आधार पर क्या होता है, समाज में संघर्ष की उत्पन्न होती है, और समाज गतिशील होगा उससे, ये चीज़ें। अब कुछ इनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और भी इनका स्टेटमेंट है कि इन्होंने प्रत्यक्षवाद का इन्होंने खंडन किया था। यहाँ पर ये भी आप पॉइंट ध्यान लीजिए कि इन्होंने प्रत्यक्षवाद का क्या किया था, विरोध किया था। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी आप पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए। ये थोड़ा एडिशनल था, जिससे मैं सोच रहा हूँ कि इनका संदर्भ में पूरा पूरा आपका पार्ट कंप्लीट हो जाए। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में इनका था कि ये विरोध करते थे, क्यों करते थे? इनका मानना था कि प्रत्यक्षवाद जो है वो समाज में एक कहेंगे कि ये कहेंगे कि समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करता है। समाज में जो भी है कि नैतिकता जो भी है, उसे क्या करता है, उसे नैतिकता में ह्रास करने का काम करता है ये, या नैतिकता में कमी करने का कार्य करता है। या इसके संदर्भ में एक और था कि इनका जो प्रत्यक्षवाद है, वो प्रत्यक्षवाद का उदाहरण तकनीकी विकास है, और तकनीकी विकास जो गलत चीज़ें हैं उन्हें सही बता करके समाज में या लोगों के बीच में बेचने का कार्य करता है। इस आधार पर इन्होंने प्रत्यक्षवाद या तकनीकी विकास या विज्ञान तकनीकी का क्या किया, विरोध किया। ये स्टेटमेंट भी हमारे एग्जाम में आता है कि प्रत्यक्षवाद या तकनीकी विकास का किस प्रकार के मार्क्सवादी विचारक ने खंडन किया था। तो किसने किया था? हैबरमास ने। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन वो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से सोशियोलॉजिकल वर्ड के नाम से है, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करिएगा, वहाँ पर आप जुड़िए, जिससे आपको 1 to 1 वीडियो मिलता रहे, और वो जीएस से संबंधित यानी यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, साथ ही यूपीएचईसी का जो जीएस वाला पार्ट है, और सोशोलॉजी के तो पार्ट आपको मिल ही रहे हैं, ये दोनों आपको पार्ट वहाँ से मिल जाया करे। थैंक यू सो मच, और लोगों को भी आप अधिक से अधिक इसमें शेयर करिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।